रिकॉर्डिंग अब हमने स्टार्ट कर दिया है। अब स्क्रीन शेयर्ड है, तो आते हैं अपने नोटबुक वाले पार्ट पर। नोटबुक दिख रही है? क्या दिख रहा होगा? हम सॉल्ट यस एनालिसिस से सर। रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं कि सॉल्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ओके, अभी थोड़ा सा मुझको दिख रहा है कि थोड़ा ये पेन जो लैग कर रहा है, पता नहीं ये इशू हो सकता है अपने स्क्रीन शेयरिंग का ही हो, डजेंट मैटर, चलिए कोई नहीं। देखिए, तो सॉल्ट एनालिसिस में तरीका क्या होना चाहिए? पहले एक बिगिनर्स फेज एक होना चाहिए, जो मैंने कराने की कोशिश की थी। अब उसे उस टाइम पर बहुत अच्छे लेवल पर मैं नहीं करा पाया, तो अभी आगे कराऊंगा उसको। वो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो बिगिनर्स फेज में बता दे रहा हूँ तरीका होता क्या है बेस्ट सॉल्ट एनालिसिस का। तो बिगिनर्स फेज में जो भी आपके पास जेईई मेन की नॉलेज है, उसको यूज करते हुए कोशिश करना, देखना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सिंपल एनसीईआरटी के रिएक्शंस हो, या मैंने जो कलेक्शन दिया था, मैंने बताया था कि मैंने एक्चुअली वीके जायसवाल ही दे दिया था। तो पर्पस यही है मेरा कि जितने वीके जायसवाल के रेलेवेंट पार्ट है वो सारे के सारे हो जाए। तो उस पर हम शुरू से ही लगे हुए थे। तो बिगिनर्स फेज में पहले क्या होता है, ऐसा समझिए कि प्रोडक्ट प्रिडिक्टर आप बना रहे थे ना उस वक्त। तो बिगिनर्स फेज का वो प्रोडक्ट प्रिडिक्टर था कि रिएक्टेंट्स को देख करके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश हो रही है। फिर मैंने बाद में रिलेट भी करवाया था कि कैसे कैसे आप सोच सोच करके कैसे बनाते हैं। तो वो जस्ट एक बिगिनर्स फेज था। देन प्रॉपरली आपको एक बार कटायंस और कटायंस के साथ साथ जो कटायंस की जो ग्रुप एनालिसिस है, बेसिकली इसे हम कटायन के ग्रुप एनालिसिस ही कहें तो बेटर होगा, जो हमने एक बार किया था। कटायंस की ग्रुप एनालिसिस को एक बार देख गए, कटायंस विद ग्रुप रिएजेंट। तो बेसिकली ग्रुप एनालिसिस हमने वहां पर देखी थी। हम बट बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने उसी टाइम पे डिसाइड किया था कि इतना ही करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैटायंस के लिए वो जो ग्रुप रिएजेंट वगैरह देख लो, और जिस तरह से वो फ्लो बना हुआ है कि ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2, ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3, कब कब कौन कौन प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीजें देख लो। तो आपने किया था आपने। फिर आपको बताया था कि ये सारे जो कैटायंस होते हैं इनको देख करके रखो, इन पर जितना ज्यादा वर्क कर सकते हो कर लो। Hg+1+2 दोनों, यानी कि Hg2+2 एंड Hg+2। देन इसके बाद बताया था कि आयरन क्रोमियम ये भी इंपॉर्टेंट होता है, +3+2, फिर क्रोमियम, ये सब बहुत करने पड़ेंगे। तो अभी ये चीज तुम्हारा पेंडिंग है, इसमें तुम खुद से पूरा वर्कआउट कर सकते हो, जितना ज्यादा तुम कर सकते हो अपनी तरफ से करो। राइट, कैटायंस वाला पार्ट तुमने एक बार किया हुआ, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ये सीक्वेंस रहा है हमारा और इस सीक्वेंस में आपको चलना चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस रहा है और इस सीक्वेंस में हमें चलना चाहिए। ठीक है, देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अनायंस। वैसे बीच में आपको थायोसल्फेट की झलक मैंने दिखाई है, बट अभी हम अनायंस पर एक्चुअली काम करने की कोशिश करने वाले हैं। अनायंस पर करना क्या है, चलना कैसे। तो ये याद रखो कि पूरे सॉल्ट एनालिसिस के जो भी नोट्स आपसे शेयर किए हुए टॉपर्स वाले, वो आपको सारे के सारे करने की जरूरत नहीं होती है। उतने ही हम टच करेंगे जितना मैं बोलूंगा, और उतना ही टच करने के बाद वीके जायसवाल पर अटैक करेंगे, और फिर वीके जायसवाल की सॉल्विंग पर ही घूम रहे होंगे हम, और फिर बीच बीच में नोट्स को पलट रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं नोट्स की जो पहले से जिन पर एफर्ट देना इतना ज्यादा अच्छा आउटपुट शायद ना दे पाए, जैसे कि फ्लेम टेस्ट के, या बोरक्स बीट टेस्ट के, या चारकोल कैविटी टेस्ट वगैरह के कलर्स। प्रिफर्ड है कि वो सब बिल्कुल लास्ट में देखें, जब आपको लगता है कि टाइम है बचा हुआ, क्योंकि एक तो वो ट्रेंडिंग नहीं है, दूसरा वो कोई जे एडवांस के फेवरेट नहीं है, एंड तीसरा कि वो अभी के टाइम पर सिलेबस के साथ अलाइंड नहीं दिखते हैं। तो ये सारे रीजंस है कि उनको कम से कम टाइम दिया जाना चाहिए, और बहुत खुशी के साथ छोड़ भी सकते हैं। जो अभी का ट्रेंड है और जिस तरह से जे एडवांस ने अपने आप को चेंज किया, उसके हिसाब से साफ साफ दिखता है कि एनसीईआरटी अलाइंड और बहुत ज्यादा एनसीईआरटी टेबल से रिलेटेड रिएक्शंस वो टच करने की कोशिश रहेगी, या प्रीवियसली जो रिएक्शंस पूछे गए हैं या बहुत काम के हैं,
सॉल्ट एनालिसिस में ये सारे, या आयरन वाले, क्रोमियम वाले, या फिर ग्रुप रिएजेंट से रिलेटेड कुछ पूछ देंगे, या ग्रुप में जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनसे रिलेटेड रिएक्शंस, यही सब चीजें। ठीक है, बाहर की चीजें नहीं। ओके, तो ये बेसिक ये फ्लो होता है जो कि सबसे ज्यादा असरदार दिखाई देता है। अब जो हम काम करने वाले हैं उसमें अनायंस में हम फर्स्ट पेज से ही पढ़ने वाले हैं कि अनायंस की ही एनालिसिस पहले क्यों की जाती है। हमने तो इस तरह से स्क्रैम्बल करके पढ़ा क्योंकि इसे कनेक्ट होना आसान हो जाता है, कनेक्ट करना आसान हो जाता है। थोड़ा तुम्हें कैटायन के बारे में पता रहे तब तो मैं एनायन के बीच बीच में कैटायन की बातें करूंगा, तब तो वो चीज दिमाग में जाएगी। एक बार तुमने प्रोडक्ट प्रिडिक्टर देखा हो तो तुमको समझ में आएगा अच्छा प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं रटने के बजाय। फिर पीबीसी, एजी, एजी, आयरन, क्रोमियम, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आ रहे होते हैं, तो एक बार देखा रहेगा तो बाद में क्या होगा, उनको सिंसियरली बाद में देखने से आसान लगेगा, फेमिलियर फील करेंगे आप कि हाँ मैंने देखा हुआ पहले, तो इसलिए एक बार पहले देखा होना जरूरी है। अब अनायंस में वाई अनायंस आर एनालाइज्ड फर्स्ट, इसी से हम स्टार्ट करेंगे नोट्स में। फिर इसके बाद ये ध्यान देंगे कि कार्बोनेट और बायकार्बोनेट, ये पढ़ने से क्या होता है, सल्फाइड और बायसल्फाइड से रिलेटेड डिस्कशन आसान हो जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। बट आपका मेन टारगेट होना चाहिए सल्फर के सारे, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो थायोसल्फेट हो, चाहे वो खुद सल्फेट हो, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंफॉर्मेशन सल्फर से रिलेटेड अनायंस की इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ऊपर के 4 और बेसिकली उसके बाद जो सल्फर के जो बच गए वो सारे के सारे। थायोसल्फेट एक बार हम देख चुके हैं, राइट? बोलो, क्लियर है ना? जी दोस्त। जी दोस्त। जी दोस्त। ठीक है, तो स्क्रीन अगर शेयर हो रही होगी तो सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स दिख रहे होंगे, अभी बताना दिख रहे हैं, बोलो। हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो टाइम सेव करने वाले हम लोग नोट से ही पढ़ करके, और बाकी हमारा पूरा फोकस किस बात पर रहेगा कि हम काम करेंगे, नोट्स हम पढ़ रहे हैं बट हम रिवाइज करने पर अपनी सारी एनर्जी लगाने वाले हैं। नोट्स पर हम जो भी एनर्जी लगाएंगे उसका 10 गुना हम लगाएंगे उसके रिवाइज करने पर। अब रिवाइज करने के तरीके क्या क्या होंगे वो भी सुन लीजिए एक बार। तो अभी हम क्या करेंगे, शुरुआत के 2-3 क्लास में, और ये बता दे रहे हैं कि जब जब टाइम मिलेगा तब तक ऐसे ही बैठ करके रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हम इस बात के लिए वेट नहीं करेंगे कि हम प्रॉपर्ली टाइम निकालें बहुत अच्छे से और फिर बहुत अच्छे से टाइम निकाल करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होने वाला। ऐसे में मेरे साथ चीज़ें नहीं हो पाती, मेरे साथ बहुत मुश्किल है कि मैं टाइम निकाल पाऊँ। तो जब टाइम निकलेगा तभी बैठ जाऊंगा मैं, जो आप में से रहेंगे फ्री वो देख लेंगे और नहीं तो फिर वो बाद में देखेंगे। बट ट्राई करेंगे कि ज़्यादा लंबा गैप ना लगाएं क्योंकि थोड़ा अभी इंटेंसिटी हम फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी हमारा जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि हम इसमें कीमिया वाले सेक्शन में यानी कि इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में हम अभी इंटेंसिटी देंगे कुछ दिन। तो ऐसा मान करके चलिए कि इंटेंसिटी देंगे 4 दिन। इंटेंसिटी का पर्पस क्या होगा कि थोड़ा आगे निकाल लेना सॉल्ट वाले पार्ट को। तो सॉल्ट वाले पार्ट को आगे निकाल लेना, अनायंस खींच लेना क्योंकि पीछे कटायंस का कुछ कुछ आइडिया तो लग ही गया है, सबसे इंपॉर्टेंट वाले कटायंस भी। ये इतना हो जाए कि हम उसके बाद वीके जायसवाल स्टार्ट कर सके। मैं जब वीके जायसवाल से सॉल्विंग करवाऊंगा तो उसमें भी सीक्वेंस है, तो वीके जायसवाल के सॉल्विंग में भी सीक्वेंस है। कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे हिसाब से अरेंज नहीं किए उन्होंने, अपने हिसाब से अरेंज किए। बट किसी सॉल्व करने वाले को पहले क्या क्वेश्चन बनाना चाहिए, पहले इंटीजर बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है या कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, ये सीक्वेंस में। कॉम्प्रिहेंशन भी बनाना तो कॉम्प्रिहेंशन भी 20-22 है, उसमें क्या सीक्वेंस अपनाना है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, राइट। तो जब कॉन्फिडेंस इतना घिसने के बाद, वीके जायसवाल के उन सेक्शंस में घिसने के बाद कॉन्फिडेंस एक ठीक ठाक दिखाई देगा, तब मैं बोलूंगा कि हाँ लेवल 1 आप कंप्लीट करो, लेवल 2 आप कंप्लीट करो, ऐसे। ठीक है, ये चलेगा। तो आपकी जो एनर्जी चाहिए, आपका जो टाइम चाहिए, आपका जो एफर्ट चाहिए, वो यहाँ चाहिए। ऊपर वाला तो चल रहा है, इंटेंसिटी वाला तो पार्ट चल रहा है, बट वो बस स्टार्ट का पार्ट है। एक्चुअल तो यहाँ फोकस करना है, इसमें एनर्जी दिखानी है और इसको रिवाइज बहुत करना होगा क्वेश्चंस के थ्रू ही। एक बार हमने ये सब काम कर लिया ना, इंटेंसिटी वाला पार्ट निकाल लिया,
तो अब ये कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, इसको हमें बहुत करना है। बहुत करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंच गए, मतलब आप समझोगे हो गया, सॉल्ट अब हाथ में आ जाएगा। अब सिर्फ चुपचाप आना है, अटेंडेंस लगाना है, क्लास में बैठ करके सुनना है जो जो रिवीजन हो रहा है, जो चीजें पूछी जा रही है, और ये तैयार रहना कि मैं रैंडमली किसी का भी नाम लेकर के किसी को भी पुकारूंगा, किसी से भी पूछूंगा। तो अपने ये वाला पोर्शन ठीक करके रखना, यहाँ जो हमने डिस्कस किया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। बिगिनर्स फेज में जो भी आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्टर दिया गया था वो देख लीजिए। कैटायंस की जो एनालिसिस है उसमें ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 6 तक जो बातें बताई गई हैं, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर किया हुआ है कि कब कौन सा क्या यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो सारे देख करके रखिए। और यहाँ पर आपने होमवर्क में क्या किया हुआ है अभी? आई थिंक PV+2, राइट? Yes, sir. PB plus. Yes, जी दोस्त। PV+2 आपने एक तरह से डन किया, मेरे साथ बैठ करके मोटा मोटा सुन लिया था आपने, तो उसको प्रैक्टिस करके रखिए, वो पूछेंगे, और बाकी जैसे जैसे कैटायन करेंगे वैसे वैसे वो होमवर्क होता चला जाएगा, ठीक है। अभी जा नहीं रहे उन पर, AG वगैरह पर, क्यों? क्योंकि अभी प्लान ये है कि पहले आप अनायन वाले पार्ट पे आपको खींच देते हैं, फिर जैसे ही अनायन थोड़ा खींच जाएगा, ये सेक्शन जैसे ही खींचता है, फिर वहां पर पैरेलल अनायन और कैटायन दोनों का डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। बट टारगेट क्या रहेगा? जो कैटायन मैंने ऊपर में लिखे हुए वो चलेंगे, इनके पैरेलल कैटायंस मेंशन्ड अबव वो चलेंगे, एक्स्ट्रा कैटायंस नहीं चलाएंगे। और इतने अनायंस खत्म होते होते जो ऊपर में PbCO AgHg वगैरह है वो निपट जाएंगे, आयरन वगैरह निपट जाएंगे, क्रोमियम वगैरह निपट जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो चलो, ये प्लान समझ में आया सबको कि पहले इंटेंसिटी हम देने वाले हैं 4 दिन, और 4 दिन जो है हम ज्यादा क्लासेस लगा करके समझने की कोशिश करेंगे अनायन कैसे कैसे काम कर रहे हैं। थायोसल्फेट तो डेफिनेटली सबको रिपीट करके रखना है, रिवाइज करके रखना है, बार बार लिखिए उसे, बार बार लिखिए, याद करने में मत जाइए, लिखने पर जाइए, ओके। एंड देन क्या कीजिए, आपस में फिक्स कर लीजिए कि 7 साढ़े 7 बैठेंगे हम लोग, आधे घंटे हम लोग सामने सामने एक दूसरे से कुछ पूछ रहे होंगे, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत सीरियसली आएंगे, डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, और उसका होल सोल पर्पस है कि मैं पूछ भी रहा हूँ तो मुझे भी याद आए और सामने वाले को भी याद आए, कोई सामने वाला पूछ रहा है तो उसे भी याद आए और मुझे भी याद आए। होल सोल पर्पस ये है कि वो चीजें इस बहाने से ज्यादा अच्छे से दिल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इंटेंसिटी पहले देनी है, फिर कंसिस्टेंसी रखनी है विकी जायसवाल सॉल्विंग में। और क्या रह गया, क्या डिस्कस करता है और, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली लाइन दिखाई दे रही होगी, डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड अनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर, दिखा? एक बार बताइएगा, सबको दिख रहा है? जी दोस्त। Yes, sir. जी दोस्त। जी दोस्त। ओके, नेक्स्ट लाइन कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर ऑफ Mixture of two or more than two salts. क्या है ये किसकी बातचीत की जा रही है? सर की जो सॉल्यूशन बताया है जिससे हमें डिटेक्ट करने केटाइंस और एनायंस, उसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ केटाइंस और एनायंस हो सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ऐसे समझिए, जब कभी भी हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारे कैटायन जितने भी पड़े हुए हैं और सारे एनायन सभी एक साथ हो सकते हैं, ऐसे मान करके चलिए। फिर आपको क्या करना है, पहले ये डिसाइड करना है कि आप कैटायन को एनालाइज करेंगे कि एनायन को एनालाइज करेंगे। अगर मान लीजिए एनायन को एनालाइज करते समय पर कैटायंस आकर के इंटरफेयर करते हैं, तो फिर एनायन को एनालाइज करना हमारे लिए टफ काम होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि कैटायन की एनालिसिस कर ले। कैटायन की एनालिसिस करने गए और पता चला कि नहीं उसमें अनायन आकर के इंटरफेयर करते हैं, तो फिर हमारे लिए कैटायन की एनालिसिस छोड़ करके हमें एनायन की एनालिसिस कर लेनी चाहिए, ये पॉइंट, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब कैटायन एनायन की बातचीत आएगी तो उनको 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर से भी हम क्या करेंगे, एनालाइज कर सकते हैं। कैटायंस एंड एनायंस आल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स। कैटायंस कहाँ से आते हैं, जैसे NaH से Na+ आएगा, तो NaH बेस है तो वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा Na+। एसिडिक रेडिकल कौन है, जैसे HCl से आने वाला Cl- इज अ बेसिक रेडिकल, सही है, या एसिडिक रेडिकल है? बोलिए जल्दी। एसिडिक। एसिडिक, एसिडिक। एसिड से आने वाला एसिडिक। एनायन जो है वो एसिडिक रेडिकल है, और बेस से आने वाला कैटायन जो है वो बेसिक रेडिकल है, दैट्स इट, स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। Because during salt formation cation comes from base and anion comes from acid, ठीक है। Next, analysis of anion performed first followed by cation, because any interfering radical present in a mixture then they will interfere test of group 3 cation। group 3 cations के साथ ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ऑक्जेलेट, फ्लोराइड, बोरेट, फॉस्फेट, ये सारे के सारे इंटरफेरिंग रेडिकल्स रिजल्ट्स को खराब कर देते हैं, ओके। बस
जैसे ही F माइनस आकर के जैसे ही हम एनालाइज करने जाएंगे वैसे ही अनायन के एनालिसिस हम पहले करेंगे, क्योंकि ऑक्जेलेट, फ्लोराइड, बोरेट और फॉस्फेट ये सारे के सारे इंटरफेयरिंग है और ये ग्रुप 3 कटायन के एनालिसिस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चारों का, पूछा जाएगा आपसे। तो अगला पेज तो जस्ट कॉपी है उसी की, तो उस पर मत जाइएगा। और नेक्स्ट पेज जो दिखाई दे रहा होगा, इस पेज पर कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो वही मैं बोलूंगा, आप क्लियर कर लेंगे। आप देखेंगे 2 क्लासिफिकेशन है, क्लास ए और क्लास बी अनायन का, सबको दिख रहा है? जी। हाँ जी। अब देखिए नोट्स में जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा ब्लर्ड है, तो मैं उसको बोलूंगा जो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे लिख लीजिएगा। तो क्लास ए में देखिएगा, पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, वो किस बेसिस पर किया गया उसे सुन लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट सिस्टमैटिक, कैटायन के जैसा सिस्टमैटिक नहीं है, as that of cation. However, on the basis of their volatile product formation tendency, they are classified into 2 classes. तो उनके अपने volatile product formation जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, उस वजह से हमने 2 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो क्लास ए में आपको दिखाई देगा, यहां दिखाई दे रहे होंगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl एंड कॉन्ग H2SO4 दिखाई दिया, ये क्लास ए के अंदर है, सारे के सारे जो मिनरल एसिड्स हैं, HCl, H2SO4 वगैरह सब दिख रहे हैं। देन क्लास बी में ऐसा नहीं है, क्लास बी में या तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, या तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, या फिर वही बात कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिलेटेड कुछ होगा। मैं दिखा भी देता हूं, अगले पेज पे हमने इसको रखा हुआ भी होगा। देखिएगा, पढ़िए तो जरा सा मुझको पढ़ के बताइए तो, सब ग्रुप 1 जो होगा क्लास बी में, वो किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? पीपीटी रिएक्शन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, बताइए। सर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेंगे वो स्पेरिंगली। ओके, और सब ग्रुप 2 में क्या है? सर रेडॉक्स वाले सारे जो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एन फैक्टर्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो परफेक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो हमें हमारे अपने डिस्कशन में आते हैं वो कौन आते हैं? परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट वगैरह आते हैं, राइट? यस। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें आ जाएंगी जो तुम्हारे माइंड में तुम्हारे लिए रखना मुश्किल लगेंगी, बट उनकी ट्रिक्स पकड़नी है। पहले क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड कर दीजिए। क्लास ए रिएजेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन और क्लास बी में रिएक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अब इसे फटाफट फटाफट 3-4 बार बोल जाइए कि अच्छा क्लास ए एनायन और क्लास बी एनायन ये एक्चुअली बना हुआ किस बेसिस पर? एक रिएजेंट बेसिस पर, एक रिएक्शन बेसिस पर बना हुआ है। तो क्लास ए बना हुआ रिएजेंट बेसिस पर और क्लास बी बना हुआ किस बेसिस पर? रिएक्शन बेसिस पर। क्लास ए में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। तो सब ग्रुप 1 में क्या है? डाइल्यूट एसिड्स है, डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। देखिए डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl एंड कॉन्ग HCl, यानी कि एनी फॉर्म ऑफ HCl, दीज आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये ऑक्सीडेशन वाला कोई प्रोसीजर नहीं डालेंगे। कॉन्ग H2SO4, कॉन्ग H3PO4 ये एसिडिक के साथ साथ एलिमिनेशन वाले रिएजेंट है। तो अब क्लास ए सब ग्रुप 1, इसमें कौन सा रिएजेंट है? डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। लिखा गया उसके नीचे, दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड एसिडिक वेपर। तो कार्बोनेट में हमने H+ डाला और दिखाई दे रहा क्या बनते हुए, बोलते जाइए, CO2। फिर हमने बाइकार्बोनेट में H+ डाला और देखा क्या बनते हुए, CO2। देन हमने सल्फाइड उठाया, सल्फाइड में H+ डाला और हमें क्या मिला, SO2। हमने बायसल्फाइड उठाया, देख रहे हैं ये चारों स्टार्टिंग के ना ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, करेक्ट? बोलिए बोलिए। जी हाँ जी डॉक्टर। ठीक है ठीक है, जी मालिक। एक बार मुझे यहाँ पर बता दीजिए तो एनायन का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? देखिए कितने लोगों को याद आ रहा है, जल्दी। ना। जो क्लास ए है वो रिएक्शन के बेसिस पे। रिएक्शन के बेसिस पर। क्लास ए जो है वो रिएजेंट बेसिस पर है, रिएजेंट और रिएक्शन के बेसिस पर। जो क्लास बी है वो रिएक्शन के बेसिस पर है। और क्लास बी में जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन है? एक प्रेसिपिटेट Precipitation और रिएक्शन और redox। सॉफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। और क्लास ए में
डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl, इनके थ्रू हम काम करा रहे होते हैं या फिर किसके थ्रू करा रहे होते हैं, एक बार रिकॉल कराएंगे। Concentrated H2SO4. ठीक है, कॉन्ग H2SO4। और याद रखेंगे, देखिए अगर H3PO4 वगैरह नहीं रखा गया है तो डेफिनेटली याद रखिए स्पीशीज के अपने केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनको कि धीमे धीमे आप समझेंगे। अभी के टाइम पर जब मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा कि यहाँ पे दिमाग मत लगाना, तो मत लगाना, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अपने आप को वैसे ही चलाना, तुमको पूरी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चल देना है, आगे कुछ सोचना नहीं। अपने आप टाइम आएगा, तुम देखोगे कि क्वेश्चन सबसे पहले तुम सॉल्व के ही बनाओगे, क्योंकि वो सबसे कम टाइम लेगा और सॉलिड आंसर के साथ होगा। तो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, कॉन्ग H2SO4, ऐसे क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है। और शुरुआत के जो 4 थे वो अनायन जो है वो हम लिख दे रहे हैं। कार्बोनेट था, आगे बताइए कौन होगा? Bicarbonate. ठीक है, सो वापस आते हैं। देखिए हम बायोसल्फाइड तक चले गए, SO2। देन आगे नेक्स्ट कोई पहचानेगा? जानबूझ करके मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, अभी आपको अब समझ में आ रहा होगा। इस साइड में कार्बोनेट है, पहले कार्बोनेट के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट है। ये काम करते हैं, लिख देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताते जाइए क्या क्या लिखे। बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिख दे रहा है, बाइकार्बोनेट लिख दिया है। सल्फाइड तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, लिख दे रहे हैं सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर HSO3 हाँ, फिर उसके बाद सल्फाइड है। उसके बाद बायोसल्फेट दिख रहा है। उसके बाद एसीटेट एंड उसके बाद नाइट्राइट। ठीक है, चलो डन है। अब देखो इसको लिख लेना उधर अपने साथ साथ ना, हाँ पेन चलाते रहो, और नहीं तो फंसने की चांसेस होंगे एनी टाइम। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, देखिए तो। Suffocating स्मेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? rotten smell. तो देखो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ, लैब में जब सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है ना, तो भारी गैसेस है और इतनी आसानी से ये ऊपर नहीं उठती है। तो जब ऊपर नहीं उठेंगे तो डेफिनेटली हमारे आसपास से ऑक्सीजन को क्या करने लगेंगे? हटाने लगेंगी, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी। तो हमारे आसपास से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ये पार्ट जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना इसीलिए सफोकेटिंग हो जाता है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है सल्फर के साथ, ये सल्फर के कंपाउंड के साथ। ओके, जरा कोई बता सकता है कि यहाँ पर कितने अनायन थे सब ग्रुप 1 में? कितने अनायन आए यहाँ पर, जो हमने कितने अनायन यहाँ पर डिस्कस किए? फास्ट 4 और 4 8। थायोसल्फेट में देखिए सल्फर और SO2 दोनों को बाहर निकाला गया है, और सल्फर की वजह से येलो टर्बिडिटी बोली जा रही है। और एसिटिक एसिड, शायद आपने अभी जो है याद नहीं दिलाया था, एसिटिक एसिड, उससे एसिटिक एसिड वेपर, एसिटेट आयन से एसिटिक एसिड वेपर्स बाहर आने वाले हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने आयन दिखाई दे रहे हैं? 8 दिखाई दे रहे हैं, बोलो ना। यहाँ पर आपको सब ग्रुप 2 में कितने मिलने वाले? 7। अब सवाल ये उठता है, जो 7 अनायन है उसमें से 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं हैलोजन वाले, तो ये हैलोजन वाले यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं, सब ग्रुप 1 में क्यों नहीं दिखाई दिए? उसका लॉजिक ढूंढिएगा। Cl- एंड F-, ये दोनों आए हैं फ्लोरीन से और क्लोरीन से। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इतने ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स हैं F- और Cl-, डेफिनेटली जब आपने सारे अनायन को देखा तो सारे हैलाइड ऊपर से नीचे तक हैं। अब सारे हैलाइड तो ऊपर से नीचे तक है, आपका ग्रुप रिएजेंट है कॉन्ग H2SO4, जो कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी रखता है और साथ साथ एसिडिक मीडियम भी दे सकता है। और आप देख रहे हैं कि अगर कॉन्ग H2SO4 को Br- के साथ करवा रहे हैं टेस्ट, तो Br2 प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ रहा है, I- के साथ I2 बाहर आ रहा है, बट Cl- Cl2 नहीं दे रहा है, F- F2 नहीं दे रहा है। पक्का जो हैलोजेंस के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो यहाँ पर काम आ रहा है। क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है? कि अपने रिडक्शन पोटेंशियल्स, एग्जैक्टली, इनके अपने रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ये बताता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं,
तो इसलिए इनका क्लोराइड में और फ्लोराइड में कन्वर्जन दिखेगा। ठीक है, श्योर दिखेगा। बट ये ध्यान रखिए कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये ऊपर में है अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। तो कॉन्ग H2SO4 के लिए ज्यादा इजी क्या होगा, किसको ऑक्सीडाइज करना? जो नीचे है हैलोजेंस की लिस्ट में। हैलोजेंस में जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले हैं फ्लोरीन क्लोरीन, ये तो खुद ही बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजर है। तो कॉन्ग H2SO4 जो खुद एक ऑक्सीडाइजर है, वो किसके साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा? ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजर के साथ या फिर कमजोर ऑक्सीडाइजर के साथ? डेफिनेटली कमजोर ऑक्सीडाइजर। कमजोर तो वो कमजोर ऑक्सीडाइजर्स कौन कौन है? वो Br- और I- है, जो खुद Br2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कॉन्ग H2SO4 का जो वश है वो चल जाएगा Br- पर और I- पर, और उनको Br2 और I2 में कन्वर्ट कर देंगे। बट दे कैन नॉट कन्वर्ट Cl- into Cl2 because of negative electrode potential, and they cannot convert HF into F2. करेक्ट? यस सर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भैया F- और Cl- वो तो नहीं कन्वर्ट होने वाले F2 में और Cl2 में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने HF और HCl वाले फॉर्मेट में। फिर बोरेट पर आते हैं, BO3 एसिडिफाई करेंगे, तीन हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर आप देखोगे नाइट्रेट यहाँ पर आया NO3- जो NO2 बना देगा। हम वो सेम काम कर सकते थे नाइट्राइट से भी, राइट? बट यहाँ पर नाइट्रेट भी है और वो डिटेक्ट किया जाता है कॉन्ग बेली से। अब एक बार रिएजेंट सारे के सारे कोई आगे सामने आकर के बोल दे, और रिएजेंट के साथ साथ अनायन बोल जाओ। कोई है? मैं आगे नेक्स्ट पेज कर दे रहा हूँ, आप में से कोई आगे बढ़े और फटाफट जो है ग्रुप क्लास ए ग्रुप 1 बोल जाओ, वेट ना करो दूसरों का। सर ग्रुप 1 में हमारे पास डाइल्यूट HCl है एंड डाइल्यूट H2SO4 है एंड उसमें एनायंस हमारे पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मुझे सल्फाइड फास्ट चाहिए, मुझे क्लैरिटी नहीं चाहिए। मैं कैच कर लूंगा और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम अगर वो कैच नहीं करते हैं तो मुझे चाहिए बस कि बहुत ही कार्बोनेट, क्विक। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट एंड एसीटेट एंड सब ग्रुप 2 में F-, Cl-, Br-, I-, NO3- एंड एक नहीं आ रहा है सर, बोरेट। यस। देखो, जो फंसने वाला है वो सबसे पहले पकड़ो। तुम्हारे बोरेट और ऑक्सिलेट छूटे हैं तो उन्हीं को पकड़ना सबसे पहले, क्योंकि वही हैं जो कि तंग करेंगे। और देखो इंटरफेयरिंग वाले को तो भूल नहीं सकते। अब इंटरफेयरिंग वाले को जाकर के रिलेट करो। बोरेट, फ्लोराइड और ऑक्सिलेट ये सारे के सारे किसमें दिखाई दे रहे हैं? क्लास ए सब ग्रुप 2 में दिखाई दे रहे हैं, और फॉस्फेट जो है वो क्लास बी सब ग्रुप 2 में दिखाई दे रहा है। करेक्ट है? बोलो, है ना? जी जी। सब ग्रुप 1 कौन कौन सा था? सॉरी, सब ग्रुप 1 में जाएगा ना प्रेसिपिटेट वाला, फॉस्फेट भी उसी में। फॉस्फेट, आर्सेनाइड, जरा चेक करो एक बार। फॉस्फेट, आर्सेनेट और सल्फेट सब है ना? 4 है, ठीक है। और रेडॉक्स वाले में कौन कौन है? परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ये दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही बात आएगी बचे हुए फॉस्फेट वाले की, पता है आपको कि वो चला जाएगा क्लास बी के सब ग्रुप 1 में, राइट? और बाकी तीनों जो हैं, चाहे आप ऑक्सिलेट की बात करें, चाहे बोरेट की बात करें, चाहे फ्लोराइड की बात करें, सब कहां दिखाई देंगे? सब ग्रुप 2 में, क्लास ए में। ओके, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दे रहा हूं 150 सेकंड, 2.5 मिनट का टाइम है। आप ये सारे के सारे खुद से लिखने की कोशिश करो। सारे के सारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स लिखो, उसके बाद लिखो ये क्लास ए में सारे के सारे रिएजेंट लिखो, और साथ साथ ये रिएक्शंस लिखो। एनायन कौन कौन से एनायन है? 8 एनायन है सब ग्रुप 1 में, और 8 के रिएक्शन दिखाओ एसिड के साथ। क्या वेपर बन रहा है, कौन सा गैस बना रहा है? 7 एनायन है इस साइड सब ग्रुप 2 में, और वो सारे के सारे कॉन्ग H2SO4 के H+ के साथ क्या बनाएंगे वो दिखाओ। बोरेट से बोरिक एसिड बनते हुए, नाइट्रेट से NO2 बनते हुए, ऑक्सिलेट से CO2 बनते हुए, और उनके कलर भी दिखाओ राइट साइड में। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा HCl का एसिडिक पेपर है, Br2 ब्राउन है, I2 वायलेट है। एसिडिक पेपर HF और बोरिक एसिड के NO2 ब्राउन है, CO+Cl2 है। CO के नीचे ब्लू फ्लेम लिख देना कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे। ये सब करो, फटाफट करो और करके बताओ मुझको कि हो गया।
सर वो ये पूछना था कि जो हमारा ग्रुप 2 के नीचे सर जो सल्फर वाला पॉइंट है जो आधा मिटा हुआ है वो पॉइंट क्या है? यहाँ पर ये सर जो सल्फर वाला लिखा है नीचे ये पॉइंट आधा मिटा हुआ है ये है क्या? पॉइंट आगे भी है। देखो इस पॉइंट में यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा था, सल्फर के अलग अलग कंपाउंड कैसे बिहेव करते हैं, वो पॉइंट अपने आप आगे है, तो इसीलिए इसकी चिंता करना ही मत। कहीं पर भी कोई भी छूटा हुआ है ना, तो मैंने अभी सारे लेक्चर उसी हिसाब से ही आपको जो भी वर्ड्स बोलने हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बोलने हैं, तो इसलिए ऐसे छूटी हुई चीजों पर ध्यान ही मत देना। सारी सारी चीजें मेरे ध्यान में है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो मैं उनको जहां पर प्रॉपरली लिखा हुआ है, अब जैसे ये भी देखो, यहाँ पर ये जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट लिखा हुआ है बट मैं टच नहीं करूंगा, तो इनकी चिंता मत करना। तुम बस ये सोचना, तुम पहले से बाय डिफॉल्ट मान करके चलना मुझे सब पता है कि कहाँ पर क्या बताना है, तो तुमको एफर्ट ही नहीं डालना है इस बात पर। इसी चीज को मैंने आगे बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है, बहुत अच्छे से, तो फिर यहाँ पर मैं एफर्ट अभी डलवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो नोट्स बनाने का तो तरीका है ना, बाद के नोट्स जो देखोगे उसमें डिफरेंट तरीके से चीजें बताई हुई हैं, अप्रोच दिया हुआ है। अब जो नोट्स सामने पड़े हुए हैं उसको कैसे बताना है वो मैं जानता हूँ, तो तुम एफर्ट मत डालना। ये पूरा पोर्शन ही है, इस पोर्शन को अभी इस पर एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम पढ़ने को पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़वाऊंगा, तुम पढ़ने को पढ़ सकते हो, और इसी का तुमको और अच्छा रूप आगे दिखाई देगा। तो मुझे जहां पर एफर्ट डलवाना है मैं एक ही बार में डलवाऊंगा, तुम चिंता मत करना उसकी, ठीक है? डन, चलो। और ट्राई करना अपनी मेमोरी से लिखना, ऐसा नहीं कि फिर मन भटक गया और जा करके फिर देखने लगे, ऐसा मत करना। डन है, चलो। कितने लोगों ने कर लिया ये बताओ? सर ऑलमोस्ट दोस्त हो हो गया गया, दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक बार चेक कर लो और मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे छूटी है, जनरली बता देना एक बार। और मैंने जैसे बताया कि देखो कमजोर तुम्हारे पार्ट कौन कौन से होंगे, देखो तुम इस साइड 8-9 में से एसिटेट को भूल जाओ, नाइट्राइट को भूल जाओ, सल्फर वाले तो शायद तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि कार्बन और सल्फर वाले ही भरे पड़े हुए हैं किसमें, क्लास ए के सब ग्रुप 1 में, राइट? और हैलाइड वाले और इंटरफेरिंग रेडिकल भरे पड़े हुए हैं किसमें, क्लास ए सब ग्रुप 2 में, करेक्ट? ऐसे बोलोगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और इंटरफेरिंग रेडिकल कौन कौन से हैं, फ्लोराइड है, देन बोरेट है, फॉस्फेट है, ऑक्जेलेट है, 888 वाले, राइट? फ्लोराइड के बाद ये सारे इंटरफेरिंग है। हो गया, डन है, बोलो। तो क्लास बी को देखो और क्लास बी के सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 इनके अनायंस को देख लो, जो जो बातें लिखी हुई है उनको ध्यान से देखो। मैं तुमको 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर तुमको इन्हें भी लिख करके दिखाना है, एंड देन इसके बाद जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपसे मांगूंगा कि आपने जो भी रफ किया था उसकी फोटो दो, मैं मांगूंगा तब भेजना, पहले नहीं। पर ये आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए। अरे बोल दो, ऐसे तो सुला दोगे फिर। बताओ, हो गया?
हेलो, हाँ जी, मीटिंग से चले गए क्या सारे लोग? हो गया सर? हाँ जी दोस्त। कैसा? जी दोस्त। हाँ जी। हाँ ओके, सर, ठीक है। तो अब जरा सा हम यहाँ पर समझते नो हैं सर। इस नहीं नहीं बचा हुआ है। नहीं दो। लिख हो रहे गया हैं। सर। अच्छा ठीक है, चलो वेट कर रहा हूँ मैं, फिनिश करो। सर डन डन। डन है। हो गया सर। दोस्त आपने एक पॉइंट बोला था ऑक्सिलेट वाले में, ग्रुप ए सब ग्रुप 2 में, कि सीओ का ब्लू फ्लेम बोला था। हाँ, यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये इसकी पहचान होती है, ये इसकी। ओके सर। NO3 माइनस NO2 में कन्वर्ट हुआ है, बोरेट बोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। देखिए हर वो उस जगह को देखते रहिए जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है कॉन्ग H2SO4 का। यहाँ पर एसिडिक एक्शन है, देख रहे हैं ना, ये सब आपको विजुलाइज करते चलना है। एसिडिक एक्शन है, सुन रहे हैं? तो ये आपको ये जो पेज है, इस पेज से रिलेटेड जैसे ये इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ, आप जज कर लें, चेक कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इस पेज को, इस तरह के पेज को जरूर आपको एक बार ना लिख जाना चाहिए। तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि इसको लिख लेना, इस पेज को अपने हाथों से, ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स बना करके, और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मार्क कर लो, क्योंकि ये एनायन का स्टार्ट है ना। और यकीन मानो, जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है क्लास ए क्लास बी करके, ऐसे बुक्स में होता नहीं है। हमने क्लासिफाई किया हुआ है क्योंकि हमें इससे आसानी होगी रिकॉल करने में, कि अच्छा यही तरीके ज्यादा बेटर तरीके हैं। अगर Cl माइनस होगा तो मैं कॉन्ग H प्लस से पहले HCl बना करके जो एसिडिक वेपर है उससे ही मैं पहचानने लगूंगा कि Br माइनस और I माइनस तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैंने अगर एसिड डाला है बाहर से और मेरे पास सॉल्यूशन में Cl माइनस था, तो मुझे एक एसिडिक वेपर बाहर आते हुए दिखाई देगा, तो कंफर्म है कि Br माइनस और I माइनस तो मेरे सॉल्यूशन में नहीं था, क्योंकि अगर Br माइनस होता तो वो कॉन्ग H2SO4 से ब्राउन वेपर्स देने लगता और I माइनस वायलेट वेपर्स देने लगता, राइट। तो एटलीस्ट मैं ये तो समझ पा रहा हूँ ना कि कौन से एनायन नहीं है, करेक्ट। NO3 माइनस भी नहीं होगा क्योंकि उससे NO2 और ब्राउन वेपर्स उससे भी बन जाएंगे। ऑक्जेलेट भी नहीं होगा क्योंकि उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बाहर आएंगे। अगर मैं फ्लेम टेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझको ब्लू दिख जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑक्जेलेट था पहले, ओके। और CO2 बाहर आ रहा है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर बर्निंग मैग्नीशियम, वाइट मैग्नीशियम के कलर रिबन्स, हाँ अगर मैग्नीशियम के रिबन्स अगर यहाँ पास में लाएंगे तो रिएक्शन और एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और मैग्नीशियम और ज्यादा एक्सोथर्मिकली बर्न करने लगेगा और ज्यादा ब्राइट फ्लेम्स दिखाई देंगे। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि हम पहचान तो सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ये सब लिखे हुए नहीं है, और ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ऐसा कुछ खास बहुत स्पेशल बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बहाने बहाने से ऐसा ना रिकॉल करने के बहाने होते हैं ये सब। जैसे अब यहाँ पर रॉटन एग स्मेल लिखा हुआ है, रॉटन फिश स्मेल भी बोल रहे होते हैं लोग, और SO2 के लिए भी बोल देते हैं कई बार रॉटन। तो ये ज्यादा बेटर तरीके हैं कि SO2 बोल रहे हैं तो सफोकेटिंग बोलिए, और H2S बोल रहे हैं तो रॉटन बोलिए, क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करते हैं। दोस्त पंजेंट स्पेलिंग किसको कहते हैं? पंजेंट तो इवन अमोनिया भी है, जो वॉशरूम में जो स्मेल होती है अमोनिया की, वो भी पंजेंट ही है। पंजेंट तो एक फिजिकल, एक तरह से समझिए, जो पंजेंट आपने कभी ना कभी तो लैब में कुछ ना कुछ वेपर्स तो आपको एसिड के, डाइल्यूट HCl के ही सही, कुछ ना कुछ वेपर्स उनके साथ तो इंटरेक्शन हुआ होगा,
कुछ ना कुछ वो ना ब्रीथ के साथ अंदर गए होंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो कि नाक में जाकर के पिंच कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चुभ रहा है, ऐसा लगेगा जैसे हाँ कि जी। हुआ कुछ अंदर में ना कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो गया और मैं सांस नहीं ले पाया। तो उस वक्त जो है बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगी, प्रोटेक्टिव मोड में आ जाती है बॉडी कि नहीं ये नहीं हो सकता, जैसे कि आंखें अपनी हमारी बंद होने लगती है अगर कुछ भी आंख के पास आता है। वैसे ही ब्रीद में ना वो एक हमारा अपना रिफ्लेक्स है जो कि रोक देता है हमें वहां पर, तो हम खुद दूर हो जाते हैं कि ये क्या था। तो ठीक वैसे ही है, आपको पता है कि वॉशरूम में भी स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग अमोनिया की, तो अपने आप जो है ना रुक जाते हैं कि ना भाई अब मैं वॉशरूम से निकल ही जाऊंगा तभी स्मेल लूंगा। समझ रहे हैं आप? शायद हो सकता है आपको बहुत पसंद हो तो आप लेते होंगे स्मेल, अब उसका क्या इलाज है। लेकिन यूजुअली हम एक बिहेवियर की बातचीत कर रहे हैं कि जहां पर कि पंजेंट का मतलब ही है कि हमारे लिए वो चीज बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम फील कर रहे हैं कि कुछ बहुत ही चुभने वाली चीज हमारे ब्रीथ में जा रही है। ठीक है, एकदम लेमन लैंग्वेज में। तो ओके दोस्त। बाकी और दोस्त सब ग्रुप 1 में जो है वो सारे ही गैस जो इवॉल्व हो रहे हैं वो सारे कलरलेस है एक्सेप्ट NO2। तो अगर डाइल्यूट HCl या H2SO4 होगा तो उसे एक आइडिया लग जाएगा। अगर मतलब इसमें एक ही कलर्ड है बाकी सारे कलरलेस है। कह सकते हैं अच्छा डिस्टिंक्शन है, पहचानने का अच्छा तरीका है। बट अब यही बात है कि कलरलेस काफी सारे हैं, वो एक प्रॉब्लम भी है। तो एज कंपेयर टू सब ग्रुप 2 ये अच्छा कंक्लूजन है। बट अगर सिर्फ सब ग्रुप 1 में बात करें तो एक मुसीबत है, सभी कलरलेस से तो पहचानेंगे कैसे, डेफिनेटली सबके अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट है ना? जी तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्लास बी वाली भी चीज तो हमने लिख ली है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑल दी अनायंस आर डिटेक्टेड फ्रॉम सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। हमें जानना पड़ेगा कि सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन होता क्या है। बट उस सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं डिटेक्ट कर सकते। क्यों है ऐसा पता चलेगा आगे, लिखा हुआ डिटेल में। ऑल द कैटायंस आर डिटेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सॉल्यूशन एक्सेप्ट अमोनियम कैटायन। सारे कैटायन को हम डिटेक्ट कर लेते हैं उनके ओरिजिनल सॉल्यूशन से, उनका कोई सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। समझ रहे? अनायन के लिए जरूरी होता है कि सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाए। क्या फायदा है देखेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए नहीं हो पाता। कैटायंस उनके लिए कोई सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनके ओरिजिनल सॉल्यूशन से ही हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। बट यही सेम चीज NH4 प्लस के लिए नहीं हो पाती है। रीजंस आगे जानेंगे, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। अब यहां से स्टार्ट हुआ है कार्बोनेट, इनका टेस्ट स्टार्ट हुआ है। सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि सब ग्रुप 1 इसमें जितने अनायंस हैं सबकी सॉल्युबिलिटी पढ़ करके रखिएगा, वो मैं पूछूंगा। सब ग्रुप 1 सबकी सॉल्युबिलिटी आप कैसे ट्रिक लगाएंगे, कैसे उनको याद रखेंगे, सब आपकी प्रॉब्लम है। और मुझे इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, हर इंडिविजुअल बंदा इस पर काम करेगा। ठीक है? कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जहां पर के जैसे हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसी पर आपको वीके जायसवाल में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे बिल्कुल सेट किए हुए। क्यों ऐसा है? क्योंकि डेफिनेटली ये सारी चीजें हमने बंसल में की थी और वो सारे कलेक्शन जो वीके जायसवाल के आप देखते हो सब के सब बंसल वाले प्रॉब्लम्स के ही कलेक्शन हैं। ठीक है? सारे हम ही टीचर्स का सबका वहां पर कलेक्शन क्वेश्चन का था। और वीके जायसवाल MS चौहान वगैरह हमारे सीनियर ही टीचर्स थे जिन्होंने उनके भी बुक में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि कंपाइल किए हुए क्वेश्चन हैं, अरेंज किए हुए क्वेश्चन हैं। तो पूरी झलक दिखाई देगी यहाँ पर। जो हमने जैसे अरेंज किया हुआ नोट्स को एग्जैक्टली लगेगा जैसे कि उसी के हिसाब से क्वेश्चन वहां पे डाले गए। तो इस बात से फायदा भी होगा और नुकसान यही है कि तुमको ऑलरेडी पता है कि अच्छा इसी हिसाब से वहां पे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस बात को भुला देना कि यहाँ के हिसाब से वहां पर क्वेश्चन सेट के में मिलेंगे। जैसे आपने लिखा हुआ है ना कि Li2CO3 स्पेयरिंगली सॉल्युबल, यही लाइंस मिल जाएंगी आपको वहां पर ऑप्शंस में। तो कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि बनेंगे ही नहीं अगर आपको ना सॉल्युबिलिटी का आइडिया नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा रटना है। जैसे आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आप जब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उस स्टेज को आप क्रॉस कर जाएंगे, आपको जब चीजें ध्यान में रहने लगेंगी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैंने याद तो कर लिया था पर सच्चाई में ये रिलेट हो जाते हैं। बट दोनों ही चीजें जरूरी है, थोड़ा पुश कीजिए अपनी मेमोरी को, वो भी जरूरी है। हाँ शिवम, अभी मैं क्लास में हूँ, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ हाँ वेट कर लीजिए, मैं क्लास में हूँ, मैसेज कर दीजिए आप। ठीक है,
सो एक बार सॉलिबिलिटी आप अपनी तरफ से देख जाइए, क्या लिखा गया है। कार्बोनेट जनरली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, बट फर्स्ट ग्रुप वाले और अमोनियम कार्बोनेट ये सॉल्युबल है। जो लिथियम का कार्बोनेट है वो स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, सॉल्युबल वो भी है, बट वो बाकियों से क्या है, कम है। अब टेस्ट पर आ जाइए। कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो CO2 बाहर आएगा, जिसे हम लाइम वाटर से या बेराइटा वाटर से पहचान सकते हैं। बेराइटा वाटर बोलेंगे तो BaO2, लाइम वाटर बोलेंगे तो COH2। इन दोनों में ही व्हाइट टर्बिडिटी बनेगी, और अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास कराएंगे तो व्हाइट टर्बिडिटी गायब हो जाएगी। जेईई मेन के फेवरेट सेक्शंस। क्या आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं खुद से? क्योंकि देखिए अगर आप नहीं लिख सकते हैं ना तो चीजें रिकॉल कम होंगी। तो अभी देख देख करके सही, एकदम सुपर फास्ट गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में लिखते चलिए। पहली बार में हर रिएक्शन को जो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग नोट्स में, वो मैंडेटरी है कि आप लिखे रफ में ही सही। तो बस बोलते चलिए ओके डन, ओके डन। और ट्राई कीजिए कि आपने जैसे ही देखा वैसे ही फ्लैश मेमोरी का यूज कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया, अब मैं चला कुछ लिखूंगा। अच्छा मैं चला अब कुछ लिखूंगा। बोलो। बताओ, हो गया, डन है? जी सर डन। जी सर, यस सर, डन। जी सर। ठीक है। अब देखिए टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन है, ऊपर में टेस्ट विथ एसिड था, अब टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन है। अब टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन है तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि प्रेसिपिटेट बाहर आएगा, उसे समझिएगा। देखिए कार्बोनेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड से करवा रहे हैं, और सेकंड ग्रुप के हमें पता है कि कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऊपर सॉल्युबिलिटी को रिकॉल कीजिए, ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट किसके, फर्स्ट ग्रुप के अमोनियम कार्बोनेट के। एंड लिथियम कार्बोनेट जो फर्स्ट ग्रुप में है वो स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, तो बाकी सब जो भी दिखाई देंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन किधर मूव करेगा, प्रेसिपिटेट की तरफ, बन गया। अब जहां जहां पे प्रेसिपिटेट है ना वहां पे अक्सर आप देखेंगे मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड डाइल्यूट HCl। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इतिहास में जब पीछे चले जाएंगे ना 15-20 साल पहले के जो एडवांस के क्वेश्चन को, तो वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व के पूछे जाते थे उसमें ये लाइंस हुआ करती थी कि दैट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड डाइल्यूट HCl, जिसे एक हिंट मिलता था। क्योंकि कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं, उससे हमें क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी हो जाती थी। तो इसीलिए ये पुराने जमाने का तरीका था जो कि हम फॉलो करते थे नोट्स बनवाने में। आज ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, जबकि हम फिर भी अपने आप को थोड़ा रिस्क से बाहर रखेंगे। और क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि कहां पर सॉल्युबल नहीं है डाइल्यूट HNO3 में, और वो प्रेसिपिटेट अगर आप ध्यान में रख गए ना तो काम आसान हो जाएगा। तो आप ना सर्च करते रहिएगा नोट्स में कि कहां कहां पर सॉल्युबल नहीं है, राइट। और ऐसी चीजें जो मैं बता रहा हूं कि सर्च कर लेना, ऐसी चीजों को ना एक साइड से A4 साइज पेज में लिख डालो, या अपने टैब वैब में लिख डालो एटॉमिक नोट्स के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि ढूंढा और ढूंढ करके आधे पेज में भर दिया इसी को, ऐसा नहीं। एकदम पेज के कोने में लिखो छोटा सा, बस नीट एंड क्लीन दिख जाए। ऐसा बस इतना छोटा नहीं लिखना कि तुमको एंट मैन बनना पड़े देखने के लिए, खुद ही सिकुड़ना पड़े तुम्हें। तो तुम्हें साफ साफ दिख जाए, बट वो कोने में लिखा हो और बस मुश्किल से 1% जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो वो A4 साइज पेपर का। मतलब 1% लिटरली नहीं, कम से कम जगह हो बट नीट एंड क्लीन हो, सो दैट आपको पता होगा भी ज्यादा जगह बची हुई और भी चीजें नोट करनी है। ठीक है, चलो ये डन है। नीचे जो सॉल्युबिलिटी का पॉइंट लिखा हुआ है उसको सिर्फ एक बार आप पढ़ जाओ, हम उस पर जोर नहीं देने वाले कुछ भी। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट PbAgCuHg। प्रभु आज कुछ होगा, ये प्रभु आज कुछ होगा वाले जो स्पेशीज हैं ये बहुत हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वाले हैं और इसीलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे होंगे। ऑल एसिटेट आयंस आर सॉल्युबल, लेकिन फिर से वही आज कुछ होगा वाले वो जो है वो सॉल्युबल नहीं है। लेड एसिटेट सॉल्युबल है, पीबी को इंक्लूड नहीं किया गया। मुझे इस बात का आंसर चाहिए कि लेड एसिटेट सॉल्युबल है, ये कौन से टेस्ट में डिस्कस होता है? क्रोमाइल क्लोराइड। लसाइंस। अब कंफर्म कर लीजिएगा, मैं अभी उस पर डिस्कशन में नहीं जा रहा, आपका होमवर्क है वो।
ऑल NO3 माइनस आयन आर वाटर सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, सारे नाइट्राइट भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन AgNO2 नहीं होता है। मैं बस एक बार पढ़वा दे रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी के सारे पॉइंट्स ना रिस्पेक्टिव एनायंस में आएंगे और तब मुझे चाहिए कि वहां पे एफर्ट आप दें। ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट AgF BeF2। इसमें ना निकल फ्लोराइड भी जुड़ जाता है, NiF2 भी जुड़ जाता है। याद रखेंगे AgCl AgBr और AgI प्रेसिपिटेट है, बट AgF नहीं है, AgF सॉल्युबल है। ये Ag प्लस और F माइनस के रूप में दिखाई देने वाला स्पेशीज है और यहाँ पर मोस्टली इस बिहेवियर की वजह से हम कहते हैं कि ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, ज्यादा सॉल्युबल है। AgF Ag प्लस और F माइनस के फॉर्म में दिखाई देता है। मैंने इसमें NiF2 भी ऐड करवाया है कि आप बहुत ही खुशी खुशी से NiF2 भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट देता है। ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट BaSr Pb। सल्फेट में हम देखने वाले हैं इनको, Pb+2 Ba+2 Sr+2। बेरियम का सल्फेट तो बहुत फेमस है, हेवी वाइट प्रेसिपिटेट जो कि जनरली सॉल्युबल नहीं होता है, जो भी हमारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। Ag प्लस Ca+2 Hg+2 स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे और ये बातचीत सल्फेट से ही रिलेटेड की जा रही है, देख रहे। तो कॉपर वाला छोड़ दीजिए, तो बाकी हमें पता है कि Pb+2 कॉपर वाला तो आपको याद भी है ना, कॉपर सल्फेट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा फटाफट, तो कॉपर वाले को तो साइड कर दीजिए। बट जो Ag और Hg वाले हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जो Pb Ba और Sr वाले हैं वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ये इसलिए पूछ ले रहा हूँ, पता नहीं लोग ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे। Insoluble. और ये वाले क्या हो गए, ये वाले थोड़ा सा सॉल्युबल हैं, पार्शियली सॉल्युबल हैं, राइट। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि अगर हम बात करेंगे Ag प्लस की, Ca+2 की, Hg+2 की, तो थोड़ा ये पार्शियली सॉल्युबल सल्फेट्स बना रहे होंगे। कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल है और उनमें वही पॉइंट लिखा हुआ है जो पीछे ऊपर में लिखा हुआ था। तो एक बार हमने सॉल्युबिलिटी को पढ़ लिया है, आगे हमें इसका यूज ज्यादा होगा। अब ये जो बीच में सेक्शंस है ना, इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली ये बताया हुआ था, तो इनकी जो रिलेवेंसी है उसको हम यूज कर लेंगे आगे अलग अलग सेक्शंस में। हाँ, आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ये जो पेजेस से मैं आगे बढ़वा रहा हूं, इसमें इस वाले पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। इन वाले पॉइंट्स का ध्यान में रख सकते हैं। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिएजेंट टेकन शुड बी सॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल। ये तो रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले जाने के मेथड से ही समझ सकते हैं। ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये सॉल्युबल नहीं होता, बाकी सारे बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं। आप सोडियम बाइकार्बोनेट को वैसे अल्किली मेटल के कंपाउंड के रूप में भी ले सकते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल। सारे सल्फाइड जो है वो इनसॉल्युबल। सही है, हमने सारे के सारे सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट अब कंप्लीट कर लिए। ओके, अब सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेट वाला पार्ट को भी टच नहीं करेंगे, सीधे यहां चलेंगे टेस्ट पर। आ जाइए। तो पहले कौन कौन से टेस्ट आपने देखे थे ये बता दीजिए। पहले आपने देखा था टेस्ट विद एसिड, दूसरा आपने कौन सा देखा था, रिकॉल कीजिए। Test with PPT. कौन सा पीपीटी बना था? BaCl carbonate and calcium carbonate. ठीक है, देखते रहिए। जितने लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे फटाफट, दैट मीन्स कि उनके पक्का कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। चलो दोस्त, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH के बाद क्या लिखा है? लेड सॉल्युबल इन डाइल्यूट वाला, जो उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहां पर कह रहे हो? ये जो अभी आपने ओपन कर रखा है, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड एक्सेस ऑफ NaOH।
ब्रैकेट में लेड करके PbCO3 लेड। व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसके नीचे सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड एक्सेस ऑफ NaOH, यही वाला। अच्छा आगे में जो लेड लिखा हुआ है, हाँ प्रोबेबली वो बता रहा हूँ मैं कि लेड कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया किसमें, एक्सेस NaOH के साथ हमें पता है ना, जो Pb+2 के रिएक्शंस देखे थे उसमें PbOH होल फॉर 2 माइनस बन गया था। तो लेड हाँ जी माइट भी कि लेड टेट्रा ऑक्साइड ऐसा कुछ लिखा होगा जिसका कि कोई रिलेवेंस है नहीं, चिल मार सकते हो, कोई पॉइंट नहीं हो। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके सर। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कुछ बोला है तो बच्चे ने लिख लिया साइड में, तो वो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो नाम बोला ओके सर। कि वो डिसॉल्व होकर के PbOH होल फॉर 2 माइनस बनाएगा, तो बच्चे ने कुछ लिखने की कोशिश की लगता है वहां पे। हाँ नीचे में बताया भी है ना मैंने, देखो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है ना, ये अपना KFC है ना, ये वाला, कि सारे के सारे स्पेशीज जो कि एम्फोटेरिक बनाते हैं वो एक्सेस ऑफ, और ये पॉइंट बहुत यूज होगा जब सॉल्ट एंड एक्सेस यस, इक्वेशन बनाएंगे तो। पीवी के टाइम भी आपने बताया था जब हम कर रहे थे केटायंस। सॉल्ट के इक्वेशंस ना आगे जैसे ही अगले हफ्ते तक हम वीके जायसवाल का राउंड मार ही चुके होंगे ऑलरेडी, अगले हफ्ते के एंड तक। तो उसके बाद तुमको ध्यान रखना है कि उसके बाद एंजॉय करना है। क्वेश्चन के सेट मैंने दिया हुआ होगा, तुम ऐसे ही ओपन करोगे, बोलोगे भैया ये एक्टिव ब्रेक है, इसमें मैं चला सॉल्ट के क्वेश्चंस टच करने को, और बस तुम गेम खेलोगे, बस तुम मजे लोगे कि मेरा 10-15 मिनट एकदम मजेदार जाएगा, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन मजे मजे में चेक करूंगा कि कितनी चीजें रिकॉल हो रही, कितनी चीजें टच हो रही है। और बस वैसे ही 10-15 मिनट जो मैंने टाइम स्लॉट तुम्हारे फिक्स कर देना है उसके आगे, तो ये 10-15 मिनट तुम्हारे डेडिकेटेड रहेंगे कि तुम सॉल्ट देख रहे होगे, और सॉल्ट को इस नजरिए से नहीं देखोगे कि तुम सिर्फ सॉल्ट कर रहे हो, क्योंकि वो सारे के सारे ब्लॉक के सारे रिएक्शन और सारे के सारे पॉइंट को यूज कर रहे होते हैं। जैसे अब तुम Pb+2 का रिएक्शन पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुम किस ग्रुप में हो, कार्बन के ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो तुम, सुना। वैसे तुम अगर एल्यूमिनियम पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुम ग्रुप 13 के रिएक्शंस को पढ़ रहे हो ना, तो ये मजाक नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले स्पेशीज जो है वो XS7H में सॉल्युबल होते हैं, दिख रहा है। एक बार जरूर आप अपने हाथों से इन कॉम्प्लेक्सेस को बनाएंगे, इसे आपको समझ में आ रहा होगा। दो चीजें देखो, काम को, बोरिंग काम को पहले निपटा दो तो ज्यादा बेटर होगा, साथ साथ में एकदम हाथ चलाते रहो। और मैंने बोला गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में ही लिखा है, लेकिन लिखा है क्योंकि पर्पस है कि माइंड और ज्यादा इंगेज्ड हो रिएक्शंस के साथ। तो जैसे ये लिखा हुआ है कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट का, बस हो जाइए शुरू और फटाफट लिख डालिए। लेड कार्बोनेट आ गया, सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी इनसॉल्युबल होगा। कलर एक बार देख लिया। अच्छा यहाँ पर कुछ अजीब दिखाई दिया है क्या? पहले भी आपने देखा था कि जो स्पेशीज थे वो सॉल्युबल थे डाइल्यूट HNO3 में, क्या यहाँ पर आपको कुछ अजीब दिखाई दिया ना? आपको इनसॉल्युबल नहीं दिखाई दे रहा है, सॉल्युबल ही दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स के मोस्टली आपको दिखाई देगा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, तो आपको इंतजार होना चाहिए उस प्रेसिपिटेट का जो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, प्लस आपको दिखाई दे रहा है लेड कार्बोनेट भी एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल हो रहा है। तो जहां जहां पर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले कैटायंस दिखाई देते हैं उनके लिए ये प्रिंसिपल मान करके चलिए। और देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि वाटर को हटा करके आपको दिखाई दे उस स्पेशीज का डिहाइड्रेटेड फॉर्म दिखाया जाए वाटर को अलग करके। तो यहाँ पर सोडियम प्लम्बेट दिखाई दे रहा है, वैसे सोडियम एल्यूमिनेट और जिंकेट भी होता है, तो हो सकता है कि फॉर्मूला चेंज करके दिखाया जाए, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। करेक्ट, आगे बढ़ जाए, इसे डन कीजिए तो आगे बढ़ जाए फिर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो टेस्ट विद AgNO3 देखिए। टेस्ट विद AgNO3 में Ag2CO3 बना। Ag का कैरेक्टर हाईली कोवेलेंट है और वो संभाल नहीं पाएगा Ag2CO3 को। Ag2CO3 खुद अगर एक्वस सस्पेंशन के रूप में रखा गया तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे में ही ये खुद टूट जाता है और Ag2O बाहर निकालता है, CO2 बाहर निकालता है। सिल्वर के जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो अक्सर डिसोसिएशन में आसानी से चले जाते हैं। खुद जो हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, टॉलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स, वो भी उस टॉलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स को भी हम ज्यादा समय के लिए छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं? एक तो पहले से समझिए कि टॉलेंस रिएजेंट के अंदर भी जो ऑक्सीडाइजर होता है वो कहीं ना कहीं Ag2O ही होता है।
और वही ऑक्सीजन जो है वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है जो Ag2O के साथ दिख रहा है। हाँ, नो डाउट जो ड्राइविंग रिएक्शन होता है Ag2O का हम होफमैन एलिमिनेशन में भी यूज करते हैं। जो ड्राइविंग रिएक्शन होता है वो Ag प्लस से Ag में कन्वर्जन ही होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल काफी हाई होता है Ag प्लस से Ag का। अब यहाँ पर Ag प्लस फ्री नहीं है, लेकिन बिहेवियर उसी तरह का, इंट्रिंसिक बिहेवियर उसी तरह का रहेगा। इंट्रिंसिक बिहेवियर कुछ उसी तरह का रहेगा, समझे? वो एग्जैक्टली Ag प्लस नहीं है, ये भी भूल मत कर दीजिएगा कि उसको एग्जैक्टली Ag प्लस बोलने लगे। देयर इज अ जमीन आसमान का डिफरेंस बिटवीन Ag2O एंड Ag प्लस। Ag प्लस इज अ फ्री Ag प्लस एंड Ag2 में फ्री Ag प्लस नहीं है, बट इंट्रिंसिकली यानी कि अंदर ही अंदर है तो वो Ag प्लस है, तो वो Ag प्लस फ्री नहीं है, बंधा हुआ है, बट उसके अंदर वो अर्ज है कि मैं भी जाऊंगा रिडक्शन में, मुझे मौका मिला तो मैं भी चौका मारूंगा। करेक्ट? तो उसी नजरिए से देखा कीजिए Ag के कॉम्प्लेक्सेस को, और डेफिनेटली ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। इधर आते हैं, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड NH3 सॉल्यूशन। देखिए जितने भी सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, सबके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी Ag प्लस से Ag बनाने की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी Ag प्लस और NH3 के मिल करके टॉलेंस रीजेंट वाले कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई होती है, फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई होता है, तो अक्सर टेंडेंसी हाई होती है इनके बनने की। फिर साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स अगर ले लीजिए, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है बनने की, AgCN होल टू माइनस, है ना? तो ये Ag प्लस से रिलेटेड जो है कुछ इंटरेस्टिंग बात है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर सिंपली हम इसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ड्राई फॉर्म में अगर हीट करें, सस्पेंशन नहीं, तो पूरा का पूरा Ag बाहर आ जाएगा। अब इसे आप थोड़ा सा और मजेदार तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक्वस सस्पेंशन लेते, Ag2O बाहर आ जाता, अब आप इसको हीट कीजिए तो एक्वस सारा का सारा पार्टी खत्म हो जाता, एक्वस तो ड्राई हो जाती ना सिचुएशन, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाते। Ag2 ऑलरेडी हमें पता है कि ऑक्सीजन इजीली बाहर निकाल देगा, तो Ag प्लस आप फोटो लिख दीजिए। क्या हम इससे भी तो पहुंच सकते थे ना यहाँ तक? बोलो। अब वही चीज जी दोस्त। ऊपर बना करके दे दी गई इनडायरेक्टली, तो ये सब बातें हमें खुद रिलेट करने आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो तुम्हारे पास जब लैब में रहोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। अभी बताया जा रहा है कि अगर मैं Ag2CO3 को ड्राई फॉर्म में रखता, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग कर रहा होता, तो टूट करके वो Ag प्लस और हाफ OT में कन्वर्ट हो जाता। सिल्वर के नीचे मेटालिक ब्लैक लिखा गया है। हम उस सस्पेंशन वाले पार्ट को भी हीट करके यहां तक पहुंच सकते हैं, एंड डेफिनेटली प्रोसेस चेंज होने की वजह से एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक बार रीडिंग खुद से डालिए। देखिए ऊपर में ना कुछ लाइंस लिखी हुई है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट एक बार मैं जरूर पढ़ दे रहा हूँ। एनी सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्युबल इन NH3 सॉल्यूशन, एनी सॉल्ट ऑफ Pb सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। ये दोनों हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों पॉइंट को, बताओ क्यों? बोलो जल्दी से। सिल्वर वाला NH3 के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कोई भी सिल्वर सॉल्ट ले लो, सब सॉल्युबल है। कोई भी सॉल्ट ले लो Pb का, वो एक्सेस NaOH में होगा, एम्फोटेरिक होता है Pb वाला, इसलिए। अब उसी बात को यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, देख रहे हैं? दिखा। देन जो AgNH2 प्लस है, ये बताया जा रहा है, अभी जस्ट मैंने बोला था कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है इसको लैब में ना छोड़ नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने बोला कि अपने दोस्त से फोन पे बात की, दोस्त देखो मैंने तो टॉलेंस रिएजेंट बना लिया, तुम्हारा काम हल्का कर दिया, तुम आओ और आ करके आगे अपना काम निकाल लो। टॉलेंस रिएजेंट को यूज कर लेना तुम टॉलेंस टेस्ट के लिए, या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के लिए, सॉरी टॉलेंस टेस्ट के लिए तुम यूज कर लेना इसको। फेलिंग्स और बेनेडिक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे कॉपर रहता है, तो बट उनका हमें पता है कि टॉलेंस हो चाहे फेलिंग्स हो चाहे बेनेडिक्ट्स हो, ये सारे के सारे यूज हो रहे होते हैं। किसके लिए यूज हो रहे होते हैं? मोनोसैकेराइड्स वगैरह के टेस्ट के लिए, हेमिस्टल के टेस्ट के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए, और सबके रिजल्ट सेम होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जो टॉलेंस टेस्ट है वो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स के लिए होता है, लेकिन फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स वो एरोमेटिक के लिए नहीं होते, क्योंकि एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल है। तो आपके दोस्त का वो लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि आप तो चले गए, बट जो दिखाई दे रहा है AgNH3 होल टू प्लस, वो कुछ समय बाद फल्मिनेटिंग सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये फल्मिनेटिंग सिल्वर आपके पास रहा, सामने अगर कोई गैंग भी आ गई आपसे लड़ने के लिए, तो बस इसको पटक दीजिए। ऐसा फील होगा जैसे कि आपने एक साथ 1000
आलू बम पटक दिया, आलू बम छोड़े ना दिवाली में, मत बोलिएगा अभी कि आलू बम नहीं छोड़े। सर Ni3 जैसा ही नहीं है। सर, आलू बम नहीं छोड़े। नहीं, नहीं इनसे बात हो रही है ना, छोकरों से। तुम लोगों को तो शायद रोक भी देंगे घर में, लेकिन ये शैतान लोग है ना, ये तो छुप छुप के जाया करके। सर Ni3+ फोड़ा है और NCl3। रहने दे, यहाँ पर बात करो। आलू बम की बातचीत हो रही है, दिवाली में फोड़ा है कि नहीं फोड़ा है? फोड़ा है दोस्त। फोड़ा है दोस्त। फोड़ा है। जी दोस्त। हाथ में भी फोड़ा होगा, ये भी याद आ रहा होगा। वो नहीं तो दिवाली कैसी? सर हाथ भी फोड़े हैं। हाथ साथ में फोड़ते हैं सर। कुछ लोगों के तो गलती से फूट गया होगा, उसको ही बहादुरी में कहानी सुनाते होंगे, और कुछ का जो है खास करके फोड़ा होगा। जिन्होंने खास करके फोड़ा होगा तो वो उनको बता दे कि वो एक पाप है। ज्यादा हीरोगिरी ना क्या कीजिए। फल्मिनेटिंग सिल्वर एक्सप्लोसिव है। आपको समझ में आ रहा है रिएक्शन से क्यों एक्सप्लोसिव है? कोई बताएगा? देखिए सारा नाइट्रोजन गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल। अगर कोई भी ऐसा स्पीशीज जो कि गैसियस फॉर्म में बड़ा स्टेबल और बाहर आ सकता है दिए गए कंपाउंड से, तो वो सारे के सारे उनके अंदर नेचर ही होता है, वो जल्दी से जल्दी एक्सप्लोड करके उस गैसियस स्पीशीज को बाहर निकालना चाहिए। कार में जो एयर बैग्स होती हैं वो भी यूज करती हैं इसी कॉन्सेप्ट का, और अक्सर उनमें मिक्सचर होता है नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स का, जो N2 रिलीज करता है, और वो N2 जो है वो वही एयर बैग को फिल करता है। ठीक है, ये कहानी किससे बताना क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इससे याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। आप यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको होमवर्क टैग कर रहा हूँ, इसको पढ़िएगा। हमने मोटी मोटी बातें की हैं इससे रिलेटेड, तो अभी हम इसको खास करके स्किप कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा आपके पास पढ़ने के भी बहाने होने चाहिए। अब इस सेक्शन को देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला दिखने वाला है। देखिए Ag+2 के साथ कार्बोनेट का रिएक्शन, ये सब वो रिएक्शन है जो कि टेस्ट हैं कार्बोनेट के, बट पॉपुलर कम है या पूछे कम गए अभी तक। चलिए आइए फिनिश कीजिए, फास्ट पढ़िए। दिख रहा है Ag+2 के साथ रिएक्शन है, HgO और HgCO3 दोनों बनते हुए। हम इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं बेसिक मरकरी 2 कार्बोनेट। अब इस नाम से ना फॉर्मूला ध्यान में रखना आसान हो जाता है। बेसिक बोला गया, बेसिक मरकरी 2 कार्बोनेट मतलब बेसिक पार्ट एक होगा ऑक्साइड वाला, क्योंकि HgO है तो समझ जाइए H2O के साथ HgOH2 भी है, राइट? तो बेसिक हो गया ना, ये बोलो ना। तो इसीलिए इस पार्ट की वजह से बेसिक नाम है। मरकरी 2 है तो मरकरी 2 लिख दिया। मरकरी 2 यहाँ भी है तो ओवरऑल हम मरकरी 2 बस एक बार लिखेंगे, उसी से जस्टिफाई हो जाएगा कि हर जगह मरकरी 2 है, और लास्ट में लगा देंगे कार्बोनेट। हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बट आपको ये पता चल रहा है कि 4 Hg+2 था, जो यहाँ पर 3 HgO और 1 HgCO3 के रूप में है। कुछ लोग कमजोर दिल वाले हो सकते हैं, ऐसे समझ लेंगे कि 3 मोल ऑफ HgO.HgCO3 था। नहीं पापी, ये गलत है। ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। ब्रैकेट कहाँ पर है बताओ? ब्रैकेट, हाँ आप अपने दिमाग में लगाओ, क्योंकि ये पार्ट जो 3 HgO और ये 1 मोल HgCO3 उसका कॉम्बिनेशन है वो। इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे लिख करके शो ऑफ भी किया जाता है कि देखो कितना खतरनाक फॉर्मूला बना है, बट जब कुछ खतरनाक बना नहीं है वो, ठीक है। हाँ, जो मजेदार बात है इस रिएक्शन की, जो मजेदार बात है वो नीचे लिखी है, पढ़िएगा एक बार, एक लाइन पढ़िएगा। देखिए लिखा गया है, इन दिस टेस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों है? एक्सेस ऑफ CO3, मालिक एसिड निकल रहा है, H+ रिलीज हो रहा H+ निकल रहा है। पहले बेसिक था, पहले कार्बोनेट था, बेसिक मीडियम था, फिर H+ निकला। ठीक है, आगे देखिए तो एक्सेस कार्बोनेट लेने से क्या होता है? इसी में अगर आपने एक्सेस कार्बोनेट ले लिया, चूंकि ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H+ रिलीज कर रहा है पर मोल ऑफ कार्बोनेट, तो ज्यादा अगर आपने कार्बोनेट ले लिया तो दैट कार्बोनेट दैट विल क्रिएट अ बफर। क्या आपको सच में दिख रहा है कि बफर का दिखाया गया है कॉम्पोजिशन, या बफर का दिखाया गया है पेयर? चेक कीजिए। जी, वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट। यस, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट है, हाँ जी। कॉन्जुगेट तो H2CO3 का, हाँ। HCO3 माइनस होता है।
ये उसको रिएक्ट करके बनता है। दोनों फॉर्म हो सकते हैं। इनडायरेक्ट है, बाद में बनेगा। इक्विलिब्रियम पे वो वाला कार्बोनेट और equivalent point। H2CO3 के दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा। में HCO3 माइनस भी होगा और वही HCO3 माइनस और H2CO3 मिल करके बना रहे हैं बफर। ये तो इसलिए दिखाया गया क्योंकि कार्बोनेट तुम्हारे सॉल्यूशन में है और तुमने एक ज्यादा ही अमाउंट ऑफ तुम्हें एसिड मिला है, तो जो कार्बोनेट थे इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो भी कार्बोनेट इससे रिएक्ट करेंगे वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट पूरे सॉल्यूशन में कार्बोनेट है, तो जो भी H2CO3 बना है उस कार्बोनेट के साथ अब वो प्रोड्यूस करेगा बाइकार्बोनेट, एंड ये जो बाइकार्बोनेट है वो H2CO3 के साथ बफर बनाएगा। ये काफी इनडायरेक्टली लिख करके वहां पे अभी रखा हुआ है। ठीक सर बट अगर वहाँ पे CO2 बन रही है तो फिर वो सिस्टम से एस्केप नहीं कर जाएगी? यहाँ पर आप जो गलती कर रहे हैं वो ये कि आप समझ रहे हैं कि CO2 बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा, जबकि CO2 H2O के साथ ही रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप भूल गए H2CO3 पहले बनेगा। क्या? H2CO3 पहले बनेगा। नहीं, आप CO2 प्लस H2O भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप H2CO3 बोलिए उसको, ऐसा कुछ नहीं। देखिए है क्या एग्जैक्टली जब भी आप H2CO3 बोलते हैं ना तो वो H2CO3 बेसिकली CO2 प्लस H2O ही है। आपका ये कहना है कि CO2 बड़ी आसानी से निकल जाएगा, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आपने सोची नहीं। क्या? पहले यहां पर हमने वैसे कोई रिएक्शन की कंडीशन ऐसे तो आपको दिखाई नहीं, क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर, तो ये समझा कीजिए कि आप जब बना रहे थे, जब आप रिएक्शन कर रहे थे ना, तो आप कर क्या रहे थे, बना क्या रहे थे आप एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन कर रहे थे। ये सही है, एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे थे, बिल्कुल। तो जब आप एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे थे, क्योंकि H प्लस एसिड हो गया, CO3 माइनस बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन से तो आपको क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट और वाटर, राइट ना, बोलो ना, सॉल्ट और वाटर मिलना चाहिए। अब CO2 मिला है आपको, तो CO2 एक तरह से बिहेव कर रहा है किसके जैसा, हमें पता है वो गैसेस स्पेशीज है, लेकिन अगर मैं एसिड बेस की नजरों से देखूं, रिएक्टेंट की नजरों से देखूं, तो वो एक सॉल्ट है। क्या हम CO2 को एसिडिक सॉल्ट बोलने वाले, क्या हम CO2 को एसिडिक ऑक्साइड बोलने वाले? हाँ बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली वाटर के साथ वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड, तो वो एसिडिक है बाय नेचर। हमें पता है कि CO2 भारी गैस भी है, इवॉल्व करना किसी सॉल्यूशन से गैस का बाहर निकलना, ये डिपेंड करता है कि आपने कंडीशंस क्या रखी हुई है। जैसे आपको पता है, जैसे ही हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की, तो गैस का सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना वो डिपेंड करने लगता है उसके गैस के पार्शियल प्रेशर पर, राइट। तो हमें नहीं पता है कि आपने ये रिएक्शन जब करवाया तो इस रिएक्शन में आपने क्या पीएच मेंटेन किया है, नहीं पता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि CO2 का एफरवेसेंस दिखेगा, यानी कि आपको बबल्स मिलेंगे, लेकिन CO2 स्किप कर जाएगी सॉल्यूशंस, आप ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जनरली ये चीज तब होगी जब जो भी आपने बनाया हुआ स्पेशीज रखा हुआ है वो स्पेशीज H2O के साथ रिएक्ट कर ही ना पाए। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हाईली इनर्ट नेचर की गैस, नाइट्रोजन टाइप की, कोई दूसरी इनर्ट नेचर की कोई भी गैस जो खुद वाटर के साथ एक टेंडेंसी रखती है रिएक्ट करने की, डेफिनेटली वो रिएक्शन में जाएगी। और CO2 क्यों नहीं जाए, आप जरा सा रिकॉल कीजिए ऑर्गेनिक से, क्या आपने पूरी ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करवाया इस स्पीशीज पे? सोचिए तो, आप तो ग्रिगनार्ड का अटैक करा करके CO2 पे एसिड बना लेते हैं। तो आप भूल गए कि H2O के अंदर एक टेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल वाली, CO2 के अंदर एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोफाइल वाली, तो क्यों नहीं फेवरेबल होगा ये रिएक्शन? आया समझ? तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, CO2 और H2O वो कंबाइन होकर के H2CO3 के फॉर्म में दिख रहे हैं, साथ साथ कुछ एफरवेसेंस भी दिख रहा है। वो दिखेगा, एफरवेसेंस तो दिखना ही दिखना है जब जब आप कोई भी बबल बनाओगे तो, राइट, जब भी कोई गैस बनेगी तो। बट वो बबल्स ज्यादा और कम वो डिपेंड करते हैं कि क्या नेचर है, क्या आपने एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन क्या बनाई हुई है, सब पर। ठीक है, क्लियर हो गया।
एंड दोस्त इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे रस्टिंग वाला प्रोसेस था, तो वहां पे अगर एसिडिक मीडियम हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये मतलब इसकी फॉर्मेशन फेवरेबल होती है कार्बोनिक एसिड की, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हैं ना। फिर से बोलिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंड में जो रस्टिंग वाला पार्ट था उसमें ये चीज गिवन थी कि अगर एसिडिक H+ हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो H2CO3 फेवरेबल होता है फॉर्मेशन। एक बार रिपीट कर देना, तो यहाँ पर कॉल्स आ रहे सरकारी, ध्यान बटा बोलना फिर से। जो रस्टिंग वाला पार्ट है उसमें अगर एटमॉस्फेयर में H+ हो बिल्कुल, और बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये चीज यही तो समझनी है ना तुम्हें। यहाँ पर एनी टाइम तुम कनेक्शन अपने छोड़ नहीं सकते ऑर्गेनिक वाले। ये तुमको समझ में आ रहा होगा, अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा जब मैंने ये चीज बताई अभी तुमको। डेफिनेटली तुम मिस कर रहे हो ये सारी चीजें। तो ये सारे डिस्कशन रिएक्शन के ये सारे विंडोज ओपन करेंगे, तुमको बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तुम्हारा अपना क्वेश्चन करना सही है। कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर हमारे पास कोई बहुत सटीक या फिर टू द पॉइंट लॉजिक हमारे पास नहीं होगा, कुछ ऐसी जगह है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कोई ना कोई कनेक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। कुछ जगह पर डेफिनेटली चीजें ऐसी है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे पास कोई टू द पॉइंट चीजें नहीं होंगी, बट ये सब तो बहुत ही इजी है समझ में आना। रिएक्शन पक्का फेवरेबल होगा तब तो CO2 बहुत ज्यादा स्किप नहीं करती है, स्किप तो करती है, लेकिन वही अगर कोई ज्यादा इनर्ट गैस नेचर की होगी तो होगी। और बाकी तुम कनेक्शन बना रहे हो रस्टिंग वाले से तो वो भी सही है, क्योंकि कोई भी एसिडिक ऑक्साइड होता है वो H+ प्रोड्यूस करने लगता है। रस्टिंग तो एक्चुअली ना बहुत हाईली फेवरेबल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बहुत तेजी से फेवर करते हैं, उसे प्रोसेस को बहुत फेवर करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ भी उसको फेवर कर जाता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ और आपको फिर आगे होमवर्क बता रहा हूँ। अब बाइकार्बोनेट में वैसे भी आप जाने वाले हैं, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट वाला वैसे भी आपका होमवर्क है, और बाइकार्बोनेट कर लेने का मतलब हो गया कि हमने सल्फाइड और बाइसल्फाइड भी हमारा हो गया। तो इसलिए बाइकार्बोनेट में दे रहा हूँ होमवर्क, और साथ साथ वो दोनों भी दे रहा हूँ। समझाने का काम मैं करूंगा, आगे समझाएंगे सारे इंपॉर्टेंट एनायंस मैं टच करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका काम ये नहीं है, मैंने आपको ये जो चीज बताई भी इसका ध्यान रखना है। क्या बताया हुआ बोलो? आपके पढ़ने का तरीका ये होता है, आप अभी एनायंस पे चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग की चीजें हो गई हैं। हाँ डेफिनेटली मैं उसमें इंटेंसिटी नहीं दे पाया, क्लासेस ब्रेक हुई बीच में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी दे सकते हैं और अभी दे करके हम अच्छा कर लेंगे। तो अभी 4 दिन हम इंटेंसिटी रखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्विंग पर आएंगे, ठीक है। फिर धीमे धीमे सॉल्विंग की कंसिस्टेंसी के साथ साथ उसमें भी इंटेंसिटी टाइम टू टाइम दे करके ठीक कर देंगे। चलो अभी के लिए इतना, अभी इसको रोक रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा टफ क्लास यही वाली होती है, स्टार्टिंग में बहुत वो होता है, एक एक लाइन टच करनी होती है, फिर आगे ना रिपीटेशंस बहुत होंगे। सुन रहे हो? जस्ट लाइक जैसे ऑर्गेनिक में कैसा होता है, चीजें कनेक्टेड होती है, तो ये पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, सब आती रहेंगी, ठीक है। चलो मैं जी मीट बंद करूँ? यस सर। ओके चलो। जय दोस्त। थैंक्स दोस्त। थैंक यू सर। हेनरीज लॉ वाले में आपने कहा था ना, आपने CO2 के सॉल्युबिलिटी को इससे रिलेट किया था pH से, तो वहां पे तो हम सिर्फ उसके पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं ना, pH कहाँ से आया? इस वाले में जो अभी हमने ये डिस्कशन किया है CO2 हाँ वाला, CO2 में किया था, और हमने नहीं अभी वाला किया था CO2 सॉल्युबिलिटी। अभी डिस्कस करते टाइम पे आपने हेनरीज लॉ टच कराया था, तो उसमें आपने रिगार्डिंग pH कुछ बोला था, वो मुझसे मिस हो गया। नहीं मैंने वो हेनरीज लॉ तो अपनी जगह पर है, वो तो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली काम कर जाएगा, राइट। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसकी कि ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट इस टेस्ट में हमने एक लाइन लिखी हुई थी, टेस्ट विद HgCl2 का टेस्ट था ये, जिसमें हमने लिखा था कि ड्रास्टिक चेंज इन pH होता है। सही है, ड्रास्टिक चेंज इन pH होगा। अब ड्रास्टिक चेंज इन pH से H+ बाहर निकल रहा है, तभी तो वो ड्रास्टिक चेंज इन pH है। अब ड्रास्टिक चेंज इन pH है तो यानी कि H+ अवेलेबल है सॉल्यूशन में, रिएक्शन के बाद H+ बाहर निकला है। अगर तुमने ज्यादा कार्बोनेट यूज किया तो वो कार्बोनेट खुद उस कार्बोनेट का कुछ पार्ट पहले H+ रिलीज करेगा HgCl2 के साथ, और जो बचा हुआ कार्बोनेट है वो जो प्रोडक्ट में H+ आया उसके साथ मिलके बफर बना देगा। ये डिस्कशन था हमारा। ओके दोस्त, थैंक यू। दोस्त एक सिल्वर कार्बोनेट वाले में डाउट है।
बोलो। जो सिल्वर कार्बोनेट जो ड्राई वाला था, इसमें हीटिंग कर रहे थे टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस वाला, तो दोस्त वही सेम रिएक्शन जो कटायन वाले पार्ट में सिल्वर के रिएक्शंस में है, वहां पे वो टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर बताया गया है, पर इसमें 100 से ग्रेटर बताया था, अरे तो वो वहां पे 300 ही है। नहीं 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 नहीं, वो 300 ही है। रिजल्ट तो 100 से आना शुरू हो जाते हैं, 100 प्लस में। 300 में ही आपको एक वो आएगा, क्लियर डिस्टिंक्शन आएगा। सही है वो, चिल करो, ठीक है। ओके हाँ जी दोस्त, थैंक यू। सर एक और चीज थी सेम ही एजी वाले में, सर आपने डी ब्लॉक की जब आप वीके जेएसवाल करा रहे थे सर, आपने लिखवाया था दैट AG2O इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो AG बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है व्हिच कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड टू एसिड, बट इधर आपने कहा कि AG2O हॉफमैन एलिमिनेशन भी दे रहे हैं। हाँ, सर AG2O ये हॉफमैन एलिमिनेशन भी देता है जब आप बेस के साथ उसको यूज करते हैं। जब बेस के साथ यूज करेंगे, बेस के साथ क्या मॉइस्चर यूज कर लीजिए ना, AG2O और H2O, तो उससे स्लाइटली जो OH माइनस प्रोड्यूस होगा वो हॉफमैन एलिमिनेशन कराने के लिए फेवरेबल होता है। इवन सर हॉफमैन लेकिन एलिमिनेशन AG जितने भी हम देखेंगे MS1 के हॉफमैन एलिमिनेशन वाले, उसमें अक्सर वो AG2O और H2O का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन सर AG2O H2O वाला तो मैंने वैसे भी देखा कि Cl के साथ अगर तुम लगा रहे हो तुम्हारा OH जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन में भी देखा है मैंने वो सेम चीज MS चौहान के क्वेश्चंस में। हाँ, तो OH माइनस कहीं पर भी रहेगा तो दोनों काम कर सकता है ना। देखो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास, अगर तुमने हीटिंग वगैरह ज्यादा यूज की है, या मान लो कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, तो पाथ फॉलो हो जाएगा एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कंपीट कर रहे होते हैं उसी के साथ। ओके सर, जो भी ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली आप वो करते हो follow। ओके सर। ठीक है, तो सर इसको वो अपलोड कर PDF देते हैं उस पर, ठीक है। एक बार ये सर वो और जो उसमें शेयर का ऑप्शन था ना टॉप पर, सर आप अभी सीधे ही शेयर कर दो एक बार ये, कि मतलब जो उसमें टॉप पे था एकदम जस्ट PDF के ऊपर। कौन सा इसमें? अरे यार, शेयर करने के बाद फिर वो सब चीजें आती है इसमें। हाँ, मेल वेल जो है ना पूछने लगते हैं, टाइप ईमेल एड्रेस। सर तो व्हाट्सएप से कर दो। इसमें ज्यादा है नहीं क्या? व्हाट्सएप से कर दो। ये सर अच्छा, वो तो आप तुम लोग शेयर पे जाओगे। वन नोट ओपन करोगे और वहां से हो जाएगा, ये बोल रहे हो? सर एक बार ये आप ओपन करना, वही PDF में सर बता दो, वही वाला वन नोट की एग्जैक्ट स्क्रीन। सर ये शेयर वाला ऑप्शन, सर इसमें अच्छा, इसमें ऐसे अच्छा सर सेंड अ कॉपी नीचे, सबसे नीचे शेयर यूजिंग, अच्छा इसमें शेयर यूजिंग में व्हाट्सएप भी आता है, आउटलुक टीम, अच्छा इसमें है नहीं। अच्छा ओके सर, वरना सर इसमें व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता था नीचे ही। दोस्त आपने जो PDF में चीजें मार्क की है ना, वाली PDF को मतलब कंट्रोलर सेव करके वो भेज देना ना। ज्यादा है नहीं है, इसको तो पहले स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, फिर कुछ और भी इलाज नहीं नहीं, वो जो नोट्स में जो आपने हाईलाइट कुछ कुछ चीजें की हैं और वो मतलब जो अच्छा, विजिबल नहीं नोट्स है में अच्छे होगा। से, तो एक सेकंड हाँ देखता हूँ। वो इसे तो पहले सेव कर लो और फिर वही भेज दो। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि यहीं से सेव हो जाना चाहिए, फाइल वाले पार्ट से सेव हो जाना चाहिए। दोस्त वहाँ ऊपर हाँ, देखिए, वो कंट्रोल एस करो ना, वो सेव हो जाएगा। हाँ हाँ वही वाला हो गया दोस्त सेव। अब इसी को आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका ये ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, अभी तो 3-4 ही लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो डन, निकलते हैं अभी। बाकी वीडियो को वहां डाल दे रहे हैं, ओके, फ्लेम वाले पे डाल दे रहे हैं, फ्लेम केमिस्ट्री। और मैंने एलिमेंटल से चेंज किया क्योंकि ज्यादा इजी लग रहा था बोलना मुझको, ठीक है। नहीं, एलिमेंटल ज्यादा अच्छा था एक्चुअली। एलिमेंटल रखना है, फ्लेम रखना है, क्या रखना है, क्या बोलते हैं? एलिमेंटल रखना, वो AL कैपिटल एलिमेंटल। ना, वो दिखने में AI जैसा लग रहा था, काफी कूल वाला वो दे रहा था। और ठीक है, चलो देख लेते हैं। मुझे लगा कि कुछ सर छोटा वो रहे एक तो बार बढ़िया। ग्रुप के लिए भी बैठना है। हाँ यार, कर लेते सर हैं, उसको करते हैं, लगाते हैं उसको दिमाग को। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रहेगा। चलो अभी के लिए बंद कर रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। रिजल्ट आएगा तो बता देना तुम लोग, अच्छा मैसेज कर देना मुझे। ओके सर। हाँ, okay।